केवल एक बात अभी जब 2024 इसी साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जैसा मैंने पिछली बार में शायद कहा था, मैं बैठा हुआ था किसी चैनल पर और जब डेटा आया तो 1 लाख शायद आखिरी था वो, जब आया कि महाराष्ट्र में इतने % पोलिंग हुई और जम्मू कश्मीर में इतने %, यानी जम्मू कश्मीर ज़्यादा। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कर रहा है, करवट ले रहा है। और इस बार मैं ये देखूंगा कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी पार्टी, उसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये देखूंगा कि 2024 में जो % था वो विधानसभा के चुनाव में उससे बढ़े, तो मैं ये समझूंगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल यानी जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर इतना ही अच्छा होगा। और उसके स्टेटहुड की जो बात चल रही है वो भी जल्दी बाहर होगी बसरते। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि घाटी और सारी चीज़ें तो पता ही है, अब वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ, 90 सीटें हो गई हैं। कौन क्या होता है किस, अभी तो बहुत जल्दी है कहना क्या किससे कौन जुड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर परसेंटेज ज़्यादा लोग, जैसे मैदानी इलाकों में जो पोल % होता है, अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उससे बेहतर जाता है या उसके बराबर भी जाता है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगी, लोकतंत्र की चीज़। रही हरियाणा की बात, हरियाणा के आज का जो माहौल है अभी वर्तमान, ऐसे में जो देश में जिस तरह से बहुत सारे इशू चल रहे हैं, मुझे कुछ भी मैं करने की स्थिति में नहीं क्या होगा। लेकिन एक अच्छा है, 90 सीटें वहाँ, 90 सीटें हरियाणा में, और इन दोनों के जब रिजल्ट आएंगे तो ये दोनों के नतीजे भी वर्तमान राजनीतिक, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए कुछ संदेश लेकर के संदेश होगा, जाहिर सी बात है। और सबकी अपनी अपनी कोशिश है। थोड़ी में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, खास करके कश्मीर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का वहाँ दौरा होता है, तमाम नेताओं से मुलाकात होती है। लोकसभा चुनाव में बहुत से छोटे छोटे दलों का हमने रोल देखा, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं को घर बैठा दिया, वो सीटें लेकर आ गए। तो आप ये जो गठबंधन की कोशिश या रणनीति बनाई जा रही है, कितनी कारगर वहाँ की परिस्थितियों में होने वाली है? देखिए, कांग्रेस का एक रहा है, ग्राउंड रहा है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस वैली में भी उसका एक अपना पुल रहा है। वो अलग बात है कि तब गुलाम नबी आज़ाद उनके चेहरा हुआ करते थे, अब वो नहीं है, तो एक नए सिरे से वहाँ लीडरशिप को उभारने की भी कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो इनका पहले भी गठबंधन हो चुका है और वो गठबंधन कामयाब भी रहा था, उसमें इनको अच्छी सफलता भी मिली थी। तो एक कोशिश हो सकती है दोबारा से पैर जमाने की। अब ये देखना होगा कि आज के हालात जो हैं बदले हुए, जम्मू कश्मीर में 370 हट गया है, दूसरा बहुत इस बार 6 साल के नहीं 5 साल के लिए चुनाव होंगे, तो उस परिस्थिति में वहाँ के लोग क्या संदेश देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर जैसा कि सर ने कहा, रामकृपाल सर ने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो मतलब लोग मेन स्ट्रीम में अब एक अपने आप को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई, हम ये कह सकते हैं। मतलब ये एक पहले नैरेटिव बनता था कि पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को थोपती हैं, अपना वर्चस्व थोपती हैं, लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो नैरेटिव हमें इस बार देखना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है। और अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली होगा, यही उसका मतलब कि लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। दूसरा हमें ये देखना होगा कि ये जो बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज़ हैं, जो परिवार बेस्ड पार्टीज़ है और बहुत सालों तक इन्होंने बिल्कुल कब्जा, इनकी मोनोपोली रही है जम्मू कश्मीर में खास करके वहाँ की पॉलिटिक्स पे, तो उससे हटके क्या लोग कोई ऑप्शन तलाशेंगे या तलाश करना चाहेंगे। अब जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जेल में बैठा एक शख्स चुनाव जीत जाता है, राशिद इंजीनियर, मतलब जेल में बैठ के वो चुनाव जीत जाता है, ये अपने आप में वहाँ के लोगों की चॉइस को दिखाता है। तो वो देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लोग क्या संदेश दे रहे हैं और मैंडेट क्या होता है, किसकी बनेगी सरकार में, उस पर तो भी बहुत अर्ली है, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर ही सिर्फ सेलेक्टिवली हमला बोला है, मुझे वो जैसे कल अमित शाह ने 10 सवाल उठा दिए, तो मुझे वो थोड़ा सा बीजेपी के पार्ट पर अतिशयोक्ति लग रही है। बीजेपी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था लोकसभा चुनाव में, वो इतने बड़े बड़े सवाल उठा के कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। पहले कुछ जवाब वो भी दे लें, तब हम देखेंगे कि बीजेपी क्या कहती है इसमें। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक मुझे बीजेपी के अगर मैं सोचूं रणनीति, मुझे लगता है डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। और अभी किरण चौधरी को जो उन्होंने राज्यसभा के लिए भेजा है नाम उनका, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, डेफिनेटली नहीं फील कर रही है। उसको
अपने मतलब बाहर से लाए हुए एक नेता पे, जो कि जुम्मा कुछ दिन पहले शामिल हुई है और उनका लंबा बैकग्राउंड रहा है, सिर्फ उनका नहीं उनके खानदान का बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा रहा है और उस पर भरोसा जता रही है बीजेपी एक वर्ग को लुभाने के लिए। तो बीजेपी वहाँ पे काफी डेस्परेट दिख रही है। कांग्रेस के लिए ठीक ही ठाक परिस्थिति लग रही है मुझे, क्योंकि सीटें आधी आधी दोनों में बटी थी लोकसभा चुनाव में। तो जो पिछली बार कांग्रेस को नुकसान हो गया था, जेजेपी जैसी पार्टी 14-15 सीटें कुछ मेरे ख्याल से जीती थी पिछली विधानसभा 10 सीटें। अच्छा ठीक है, तो अब निर्दलीय जीते थे। हाँ, तो लेकिन वो अब जेजेपी का बहुत बड़ा एक तबका खिसक के कांग्रेस के पास वापस आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी बेटर पोजीशन में है वहाँ। आगे तो आउटकम क्या होगा हमें देखना होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से लोकसभा चुनाव के नतीजों में ठीक वाली परिस्थितियां बनी, इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा फोकस करना होगा। पूर्णिमा जी ने सवाल उठाया लोगों की चॉइस जो हमने देखा। दूसरा सवाल आप किसी से भी करते रहिए, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति शासन था तो इस वक्त सवाल आपसे भी होंगे। आप बीजेपी के लिहाज से चुनौतियों के लिहाज से समझना चाहते हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग डिवीजन है, इस तरीके से। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो अपना डिबेट है अमर उजाला का, वो तो बहुत डिसिप्लिन है। आपकी जो है उसके आधार कब्जा और अनुशासन मानते हैं और कहीं भी जो है अब रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेरी हालत आपकी डिबेट में है वो दिनकर जी की जो पंक्ति है कि बंधा तूफान हूँ चलना मना है, बंधी उद्यम निर्झर धार हूँ मैं, कहूँ क्या कौन हूँ मैं, आग मेरी बंधी है, लेख नील लाचार हूँ, या तो मुँह बंधा हुआ है तो इसलिए रिएक्ट नहीं करता हूँ। यही सच्चाई है आपकी, और बहुत सीरियसनेस लेता हूँ। बड़े बड़े डिबेट छोड़ के आता हूँ। आज भी 11:40 तक हमारा डिबेट आपको टाइम दिया था, इसलिए आज और यहाँ से भाजपा बुलाते हैं तो उपयोग कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर का चुनाव पार्टियों की रणनीति और पार्टियों के क्या उसमें भाजपा का भविष्य, कांग्रेस का भविष्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भविष्य इससे ज्यादा ऊपर का है। जो धारा 370 हटने के बाद जो एक नया माहौल बना है वो, और वो माहौल से जो वातावरण बदला है, जो अभी जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि उसको पूर्ण राज्य दे दो। पूर्ण राज्य था कब जम्मू कश्मीर? भारत के नागरिकों को वहां नागरिकता प्राप्त नहीं है, मानवाधिकार कानून लागू नहीं है, लेकिन मानवाधिकार की बात हो रही है वहां। मतलब आप जो वाल्मीकि लोग ले जाए गए, वो वाल्मीकि चाहे पीएचडी कर ले, वो वहां भंगी का ही काम करेंगे। ये पूर्ण राज्य है, विचित्र स्थिति है भाई। जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और बहुत ही खतरनाक खेल इस समय जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है। वो अमित शाह सवाल नहीं उठा, उसके पहले से मैं सवाल उठा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो इतने समय तक शासन की है, गैर इस्लामिक नाम शंकराचार्य और हरि पर्वत को सहने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि ये तख्ते सुलेमान और कोहे मीर है और ये नाम हम रखेंगे। आप सोचिए कैसे इस्लामिस्ट जिहादी बजवी कट्टरपंथ की ओर फिर से जम्मू कश्मीर को ले जाने की कोशिश हो रही है। उसके आधार पर 370 को नकारो और इस भाव से तुम्हारी कश्मीरियत पैदा हो क्योंकि तुम मुसलमान हो। इसमें कौन पार्टी की आप बात करेंगे? 1953 के पहले ले जाएंगे, और 2000 में जो स्वायत्ता प्रस्ताव पारित 2000 का जो स्वायत्ता प्रस्ताव पारित हुआ उसको कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों ने खारिज किया था कि ये भारत विरोधी प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस वहां थी और उसको कहा जा रहा है कि फिर से लाएंगे। और 1953 का मतलब आपका राष्ट्रपति अलग, आपका प्रधानमंत्री अलग, और यहाँ का कानून आप पर लागू नहीं होगा। बस गिने चुने आप विदेश नीति थोड़ा बहुत कर लीजिए जान के। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी लागू नहीं था वहां, उस समय तो चुनाव आयोग भी लागू नहीं था वहां। धारा 370 तो आया है 1956 के बाद। तो ये जो एक खेल खेला जा रहा है, और दूसरी पार्टी जम्मू कश्मीर अपना दल भी यही सब कर रही है, क्योंकि जो माहौल बदला है ना वहां, अपनी पार्टी ये बात ठीक है कि इस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका अभी जनाधार पूरी जगह है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके पहले से वो काम कर रहे हैं। पीडीपी तो खत्म होती पार्टी है, फिर भी उसका जनाधार है। लेकिन जैसे चारों ओर स्कूल चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इन पार्टियों को लगता है कि बस 370 कहने से काम नहीं चलेगा, पुरानी स्थिति लागू करनी है हमको या नहीं भी करना है। उस आधार पर एक मजहबी भाव पैदा करो।
कि जो जैसे यहाँ हो रहा है ना कि फलाना इस्लाम के विरुद्ध जाए, ये खतरनाक है मूड। अब ये चुनाव को वहां ले जाने की कोशिश करें, इसमें वोट परसेंटेज चाहे 70% भी हो जाए तो उसका महत्व राशिद इंजीनियर 56% से जीत जाए तो उसको हम माने क्या वहां सच्चा लोकतंत्र आ गया है। तो इसलिए कश्मीर के चुनाव को इस समय दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है और कांग्रेस को गठबंधन रहते हुए भी आपको गठबंधन करना है, इस पर अपना स्पष्ट रिएक्शन देना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं दे रही। तो ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है इस समय। तो कश्मीर का चुनाव मेरी दृष्टि से इस समय कौन पार्टी जीतेगी हारी वो तो मायने रखता है हर चुनाव में, लेकिन जिस दिशा में कश्मीर के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है वो पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सवाल आप उठा रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शादी जी बड़ा समझना हो जाता है कि अगर इस तरह की कोशिश हो रही है वाकई दिशा अलग दिशा में ले जाने की, तो एक तरीके से राज्यपाल का शासन था, केंद्र की तरफ से सारी चीजें यहाँ वहाँ पर दूर हो रही थी। आपकी तरफ से क्या रणनीति दिख रही है, बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति दिख रही है कि उसको किसी तरीके से डिफ्यूज करेंगे, कर पाएंगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर को हमने देखा है अपने समकालीन समय में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी घटनाएं होंगी अपना जीवन अंतिम करने वाले। हम लोग सब सोचते थे 370 एक डिबेट का विषय रहेगा, निबंध का विषय रहेगा, PhD का टॉपिक रहेगा, लेकिन वो हट पाएगी। हमने अपनी आंखों से देखा। अभी तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें विधानसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री होगा, पूर्ण स्टेट का दर्जा तो अभी नहीं मिला है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली होंगी। एक तो जैसा हमने देखा जम्मू रीजन तो देखिए मोटा मोटा रहा है देश के साथ, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है पिछले 3 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, बड़े बड़े होटल जा रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं, जहाँ लोग कहा करते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वो दिवस मनाए जा रहे हैं, सड़कों पे गाने गाए जा रहे हैं। एक आम जीवन जो भारत के किसी भाग में देखते थे वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खासकर जो कश्मीर रीजन है, बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन में होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़े डिलिमिटेशन की बात भी 3-4 सीटें बढ़ेगी, तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि सरकारी बना लेंगे, इतना भी नहीं। कश्मीर रीजन में बीजेपी मेरे ख्याल से करेगी अपने कुछ जो सूडो अगर किसी के थ्रू वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के थ्रू ताकत दिखाएगी। गुलाम नबी आज़ाद विधानसभा में कुछ इफेक्टिव हो पाते हैं, जो लोकसभा में तो नहीं हो पाते, छोटे चुनाव में इफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सीटें छोटी होती हैं। दूसरा जो रशीद इंजीनियर वाला एंगल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। वो इंटरेस्टिंग एंगल है कि एनसी और पीडीपी में हमने देखा पीडीपी ज़्यादा रेडिकल रही अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बिहेवियर। एनसी की रही है उनके मौके पर उतनी नहीं रही। अब लगा जब राशिद इंजीनियर जीत रहा है तो वहाँ पर जो ज़्यादा रेडिकल होगा वही जीतेगा, तो वहाँ पे लोग सोचेंगे यार ये दोनों तो हल्के हैं, हम तो राशिद इंजीनियर जैसे लोगों को चुनेंगे, तो वो वहाँ पे एलिमेंट होगा जो थोड़ा डेंजरस एलिमेंट होगा कि अगर राशिद इंजीनियर चुन के आते हैं तो लोग वहाँ पे जब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लेकिन किस तरह के लोगों को चुन के लाएंगे, वो मुझे कश्मीर में देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल जब वो पूरे भारत को देखेंगे, वो निकल के आएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे फिजिक्स वाला एक कंपनी है पासी में है, यूनिकॉर्न है उत्तर प्रदेश की, उसमें अपना सेटअप सेट किया, वो 3000 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर में सेटअप 90% लोग मुसलमान हैं, और वो IT की नीट की सबकी तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। अब ऐसा जब 5-10 साल में होगा, जब यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, देखेंगे प्रगति क्या है, तो मेरे ख्याल से कश्मीर का बदलेगा, तब जो पार्टिसिपेशन होगा देखने वाला होगा। अभी तो हम देखेंगे पार्टिसिपेशन कितना होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।